8,390 नए संक्रमित मिले, 118 की मौत, एक्टिव केस 71,000 के पार। उत्तराखंड पहुंची 1 लाख डोज, 18 से 45 साल के लोगों को लगेंगे टीके, 10 मई से शुरू होगा टीकाकरण। उत्तराखंड में शिक्षा सचिव की ओर से आदेश जारी, स्कूलों में 30 जून तक गर्मियों की छुट्टियां घोषित। हरिद्वार में शराब के ठेकेदारों के हौसले बुलंद, जमकर उड़ाई जा रही कोविड नियमों की धज्जियां, देर रात तक खुल रहे शराब के ठेके। हरिद्वार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, चोरी की फॉर्च्यूनर गाड़ी भी बरामद। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 8,390 नए संक्रमित मिले। वहीं 118 मरीजों की मौत हुई है और साथ ही एक्टिव केस की संख्या भी 71,000 से ज़्यादा पहुंच गई। आज 4,771 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। प्रदेश में अब तक 2,38,338 संक्रमित मरीज आ चुके हैं, जिसमें से 1,58,903 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून जिले में सबसे अधिक 3,430 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। हरिद्वार जिले में 812, नैनीताल में 636, उधम सिंह नगर में 1159, पौड़ी में 230, टिहरी में 424, रुद्रप्रयाग में 271, पिथौरागढ़ में 208, उत्तरकाशी में 266, अल्मोड़ा में 247, चमोली में 175, बागेश्वर में 237 और चंपावत में 322 संक्रमित मिले। वहीं प्रदेश में अब तक 3,548 मरीजों की मौत हो चुकी है और साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या 71,174 हो गई। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, हरिद्वार में खास तौर पर बात करें, अगर उत्तराखंड में जो संक्रमितों के आंकड़े में इजाफा हो रहा है, हरिद्वार की खास तौर पर बात करें तो क्या हालात हैं इस वक्त? अब बिल्कुल हिना, लगातार ही अगर उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं तो पिछले 24 घंटे में हजारों की तादाद में जो केस हैं वो आ चुके हैं। अगर धननगरी हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ भी 800 से ऊपर केस आ गए हैं। इसमें कहीं ना कहीं इनको देखते हुए अब लोगों में भी दहशत का माहौल है। हालांकि लगातार सरकार प्रयास कर रही है और बैठकें भी कर रही है और बैठकों में ऐसा खाका तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि कोरोना से लड़ने के लिए एक सिस्टम तैयार हो सके। लेकिन जो आंकड़े हैं वो वाकई डराने वाले हैं और जिस तरीके से लोग लापरवाही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों पर भी ये भारी दिखाई पड़ रही है। हालांकि आने वाला वक्त अब किस तरह का जो सिस्टम तैयार होता है, किस तरह से हम कोरोना से लड़ सकते हैं, इसके लिए खाका तैयार किया जा रहा है। जी, वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन की अगर बात करें, वैक्सीनेशन जो 18 साल से ऊपर की उम्र वाले हैं उनको जल्द से जल्द लगाने की शुरुआत होने वाली है। 10 मई को वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी। क्या तैयारियां कहां तक पहुंची हैं संजय? उत्तराखंड भी अब वैक्सीन पहुंच गई। हालांकि कल से जो वैक्सीनेशन लगाने का पहला दिन होगा और कल से हरिद्वार में भी कई जगह वैक्सीनेशन की जाएगी। ऐसे में लगातार लोगों को जागरूक भी कर रही है। हालांकि रजिस्ट्रेशन जो प्रक्रिया है वो पहले से ही शुरू कर दी थी। जिन लोगों को वैक्सीनेशन लगवानी है उनको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद उनका नंबर आएगा। लेकिन ऐसे में तमाम हम अपने दर्शकों को भी कहेंगे और लगातार लोगों से भी जो प्रशासन प्रयास कर रहा है, जागरूक कर रहा है कि कोरोना को हम जैसे रोक सकते हैं, सबसे पहले वैक्सीनेशन जरूरी है और लोगों को घरों में रहकर नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। तमाम जो प्रशासन है वो सड़कों पर उतरकर लोगों को कह रहा है कि आप मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका। देहरादून से हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, देहरादून में अगर कोविड आंकड़ों के बारे में जानना चाहें, क्या है इस वक्त स्थिति देहरादून में? और ख़ास तौर पर ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देहरादून टॉप 10 सिटीज़ में शामिल है जहां संक्रमण की रफ्तार तेज़ी से बढ़ रही है। जी, निश्चित तौर पर जो आंकड़े आ रहे हैं, लगातार राजधानी देहरादून की बात करें तो राजधानी देहरादून में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। लगातार जो है वह टेस्टिंग कराई जा रही है, लेकिन जो कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट भी है और
विभाग द्वारा लगातार जो लोग हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार द्वारा जो भी दवाइयां हैं वो सब मुहैया करवाई जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो भयावह हो रहे हैं, क्योंकि जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग की प्रक्रिया भी तेज की गई है। लगातार अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो जो आंकड़े हैं वह 3,000 के पार जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरीके से अलर्ट पर है और लोगों का जो है जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए तो क्योंकि जो लोग थे अनावश्यक रूप से घूम रहे थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई करने की बात की गई है। और जो आंकड़े हैं उन्हें कम करने के लिए राज्य सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि इस आंकड़े को जल्द से जल्द कम किया जाए, जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है उसे तेज किया जाए। इसके साथ ही जो दवाई है और तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसे चाक चौबंद करने का काम भी राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग को कहा गया है कि पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जाए। और वहीं वैक्सीनेशन ड्राइव की अगर बात करें, जिसकी कल से शुरुआत होने वाली है, 18 साल से ऊपर की उम्र वाले लोगों को वैक्सीनेशन लगने वाली है, क्या कुछ तैयारियां राजधानी देहरादून में देखने को मिल रही हैं? जी, निश्चित तौर पर वैक्सीनेशन की जो कार्रवाई है उसे भी अब तेज कर दिया गया है। एक रजिस्ट्रेशन नंबर लागू किया गया है जिसमें लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर जो 45 वर्ष तक की आयु के लोग हैं वह अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इसके बाद जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है उसे शुरू कर दिया जाएगा। तमाम सारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर जो है दवाइयाँ समुचित मात्रा में उपलब्ध कराई जा रही हैं और साफ तौर पर है कि जो भी लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी और तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। जो दवाई की खेप है वह पहुंच भी चुकी है और इसके साथ ही तमाम सारी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या जो चिकित्सालय हैं या फिर जो निर्धारित चिकित्सालय जिन्हें निर्धारित किया गया है जहां पर वैक्सीनेशन का कार्य होना है वहां पर भी पूरी तैयारियां की जा रही हैं। तमाम जानकारियों को लेकर बहुत शुक्रिया आपका। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शहर में कोविड से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इस दौरान सड़कों पर बहुत ज़्यादा संख्या में आवाजाही पर नाराजगी जताई और पुलिस अधिकारियों को सख्ती करने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर में भी व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। जोशी ने किशन नगर स्थित आत्माराम धर्मशाला में बनाए गए कोविड टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया और इसके बाद वो सर्वे चौक स्थित तीलू रौतेला महिला छात्रावास भवन पहुंचे और कोविड केयर सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जहां एक ओर कोरोना से ज़िले के हालात बहुत ही ख़राब है, लगातार पूरे राज्य में देश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं चमोली ज़िला प्रशासन द्वारा कई गांवों को कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है, पर उन ग्रामीणों को उचित सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। वहीं पोखरी ब्लॉक के सड़ाचाई गांव में 30 के करीब कोरोना के पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने इस गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है और गांव की सभी सीमाओं को सीज कर दिया है। पूरे ग्राम सभा सड़ाचाई को सील कर दिया गया है, पर यहाँ पे शासन प्रशासन की अभी तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था या कुछ खाद्य सामग्री या कुछ दैनिक उपयोग चीज़ें जो होती हैं, दूध दही सब्जी दाल राशन चावल कुछ भी उपलब्ध नहीं है। कुछ व्यवस्था नहीं, जैसे कि राशन पानी कुछ गांव में भेजा नहीं। शासन प्रशासन ने हमें क्वारंटाइन कर रखा है, हमारे गांव को सील कर रखा है। पोखरी तहसील के ग्राम शरणाचाई में कई व्यक्तियों के कोरोना पॉजिटिव आने से वहां कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। किसी भी तरह का आवागमन वहां पूरी तरह प्रतिबंधित है। खाद्यान्न राशन फल सब्जी इत्यादि की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जा रही है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी के स्वास्थ्य की वहां निगरानी की जा रही है। पुष्कर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। पुष्कर, कोरोना का कहर लगातार जारी है, मरीजों के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है और वहीं अब पहाड़ों पर समस्या जो है वो ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखे है ना, लगातार जो है जनपद चमोली में भी जो लगातार जो कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। अब एक तरफ जो है कोरोना का ग्राफ जो है लगातार बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ जो है मौसम भी सुबह से ही जो है जनपद चमोली का खराब है। मौसम भी समय तेज बारिश और तेज हवाएं जो है इस समय चल रही है, तो लगातार कोरोना भी बढ़ रहा है। कोरोना को लेकर जो है जनपद चमोली का प्रशासन ब्लॉक स्तर पर मुस्तैद नजर आ रहा है और
पोखरी ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ तो लगातार यहाँ पे 4 या 5 दिनों से लगातार यहाँ पे जो है केसेज जो है जिससे बड़े कभी 48 केसेज हो जाते हैं, कभी 22, कभी 32। तो इसको लेकर जो समरना गांव एक ऐसा गांव पोखरी का है, इसको लेकर यहाँ पे जो है 4 कंटेनमेंट जोन जो है पूरे जनपद चमोली में है। पोखरी है, आपका गौचर है, उसके बाद आपका घाट है, फिर जोशीमठ और गैरसैंण वाला इलाका है। 4 कंटेनमेंट जोन जो है जनपद चमोली में बने हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार जिस तरह से कोरोना के केसेस, सर्दी खांसी जुकाम के जो लोग जो है तमाम जिसकी रिपोर्टें पॉजिटिव आ रही है, क्वारंटीन कराया जा रहा है। यहाँ तक कि यहाँ इन चारों जगहों में जो संपूर्ण लॉकडाउन है, प्रशासन जो खाद्य की व्यवस्था है इसको लेकर जो है यहाँ पे मुस्तैद नजर आ रहा है, इनकी व्यवस्था कर रहा है। चाहे आपका डॉक्टर की टीमें जो है घर घर जाके जो है सैंपल भी ले रही है, तो कहीं ना कहीं कोरोना लगातार बढ़ रहा है। दूसरी तरफ मौसम जिस तरह से अपना शहर जो है पूरे उत्तराखंड में इस समय जो है लगातार जो बारिश का दौर जो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना तो स्थानीय प्रशासन को भी करना पड़ रहा है कोरोना को लेकर भी। और आपदा जिस तरह से लगातार बादल फटने की घटनाएं जो सामने आ रही हैं या ओलावृष्टि की जो सामने है, दोनों चीजों से जो है प्रशासन भी जूझ रहा है, आम जनता भी जूझ रही है। कोरोना का ग्राफ जो है लगातार जो है जनपद चमोली में लगातार बढ़ रहा है ना। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका। कोरोना मरीजों को खाने पीने की समस्या को देखते हुए कई संस्थाएं आगे आई और ये संस्थाएं कोरोना संक्रमितों को नाश्ता और खाना उपलब्ध करा रही हैं। कोरोना संक्रमित होने के बाद लोगों के सामने होम आइसोलेशन में सबसे बड़ी समस्या खाने की हो रही है। हरिद्वार का यूसी जैन फाउंडेशन ट्रस्ट पिछले 16 दिनों से सुबह का नाश्ता और दोनों वक्त का खाना मरीजों को उनके घर पर ही पहुंचा रहे हैं। साथ ही कोरोना महामारी को देखते हुए सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव हो गया, उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि ना तो वो खाना बना सकता है और ना खा सकता है, क्योंकि अगर वो खाना बनाएगा तो बाकी में कोरोना पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस चीज को सोचते हुए फिर हमने डिसीजन लिया कि हम अपने यूसीएन फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से एक अभियान शुरू करें, जिसमें हमने खास तौर से कहा कि जो भी ऐसे पेशेंट हैं कोरोना के जिनको खाने में असुविधा है, उनको हम खाना निःशुल्क 3 समय का पहुंचाएंगे। देखो, डर तो बहुत बड़ी चीज है, इसमें दो राय नहीं है। जो कोरोना है वो संक्रमण का पूरा फैलने का उसका रहता है, लेकिन हमने क्या किया, जो हमारे यहाँ भोजन बना रहे हैं वो तो हमारे यहाँ बेसिकली आइसोलेशन में है ही, लेकिन जो भोजन लेके जा रहा है वो व्यक्ति पूरी तरह से अपना जो नियम उसका पालन करता है और उसको ये आदेश है किसी भी हालत में वो घर के अंदर नहीं जाएगा। तो घर वाले या तो बाहर कोई मेज सरका देंगे या कोई और चीज रख देंगे, उस पर वो भोजन रख देगा और वो चलाएगा। कोविड-19 की दूसरी लहर ने जिस तरह से घर और परिवारों को एक साथ जिस तरह से ग्रसित करा है कि जहां लोगों को घर में खाना बनाने की सुविधा नहीं है, जब पूरा का पूरा परिवार ही ग्रसित हो गया है, तो उनके लिए क्या भोजन की व्यवस्था किस प्रकार करी जा सकती है। उसके बाद हम लोगों ने ये कार्यक्रम फिर 23 अप्रैल दोपहर से शुरू करा। क्योंकि ये भोजन कोविड के पेशेंट्स के लिए जाता है, उसके लिए हमने स्कूल का जो किचन है इसको सिलेक्ट करा, जिसका सुबह भोजन शुरू होने से पहले सैनिटाइजेशन होता है पूरी किचन का। शाम को जब कार्य समाप्त हो जाता है उसके बाद फिर सैनिटाइजेशन होता है इसका पूरी किचन का, और जहाँ खाना पैक होता है। जितने वर्कर यहाँ पर आ रहे हैं इन सब के लिए हैंड सैनिटाइजेशन हम लोगों ने मेन गेट पे और एंट्रेंस पे दोनों जगह हैंड सैनिटाइजेशन, जितनी बार आते जाते हैं उतनी बार ये लोग हैंड सैनिटाइज करते हैं। जहाँ तक वितरण प्रणाली का संबंध है, स्कूल की वैन और आसपास के इलाके के लिए स्कूल की एक्टिवा, जिसमें हमने 2 टीम बना रखी हैं, जो एक टीम एक्टिवा में और एक टीम वैन में भोजन लेकर वितरण के लिए तीनों टाइम निकलती है। भोजन जो है एवरेज 80 से 90 लोगों का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों मील यहाँ बनते हैं। भोजन में पौष्टिकता को ध्यान में रखते हुए ब्रेकफास्ट में जैसे रहता है दलिया, एक हम लोगों ने रखा हुआ है जो कंपलसरी आइटम है, वो मीठा और नमकीन, और साथ में जवे, और कभी चेंज करने के लिए फिर हम लोग उसमें इडली सांभर और पोहे का भी व्यवस्था रखते हैं। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। संजय, ये जो समय चल रहा है, कई लोगों को कई तरीके की दिक्कतें हो रही हैं, किसी को दवाई की, किसी को खाने की,
और ऐसे में इस तरीके की संस्थाएं एक बड़ा योगदान कर रही हैं लोगों तक खाना पहुंचाने में, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से आज का समय एक बड़ा कठिनाई का समय, हालांकि हर एक व्यक्ति कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो सामाजिक संस्था है, सामाजिक संगठन के लोग हैं, वो देवदूत का काम कर रहे हैं। जो लोग महामारी से जूझ रहे हैं, जो लोग अस्पतालों के बाद जो हर चीज से तरस रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे जो व्यक्ति हैं और समाज सेवी हैं, वो कहीं ना कहीं देवदूत का काम कर रहे हैं। इसी को लेकर हरिद्वार में भी एक मुहिम चला रखी है, जिसमें समाज जीत संगठन द्वारा लोगों को खाना मुहैया कराया जा रहा है, और साथ ही साथ और किसी भी तरह की दिक्कत हो तो ये सामाजिक संगठन पूरी तरह काम कर रहा है। ये तो लगातार ही देश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन जो समाज सेवी है वो कहीं ना कहीं इस वक्त एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिसकी लोग बाग सराहनीय भी कर रहे हैं। जी हिना, शुक्रिया आपका। रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने, या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उत्तराखंड में 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों को 10 मई से कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। शनिवार को कोविशील्ड वैक्सीन की 1 लाख डोज उत्तराखंड पहुंच गई। इस आयु वर्ग के 50 लाख लोगों को वैक्सीन निःशुल्क लगेगी और इसके लिए सरकार 400 करोड़ की राशि खर्च करेगी, जिनमें से 100 करोड़ की राशि स्वास्थ्य विभाग ने जारी की है। स्वास्थ्य सचिव अमित सिंह नेगी ने बताया, प्रदेश में 18 से 44 वर्ष के लोगों को टीका लगाने का कार्य शुरू किया जाएगा। सरकार की ओर से वैक्सीन खरीदी जा रही है। शनिवार को कोविशील्ड वैक्सीन 1 लाख डोज को इंडिगो एयरलाइन से जॉलीग्रांट पहुंचाया जाएगा। वैक्सीन को राज्य औषधि भंडार केंद्र चंदननगर में वॉक इन कूलर में रखा जाएगा, जहां पर जनपदों को वैक्सीन की आपूर्ति की जा रही है। वैक्सीन आपूर्ति होने से 10 मई से प्रदेश में 18 से 44 वर्ष के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा और इस आयु वर्ग में 50 लाख से ज़्यादा लोग हैं। टीकाकरण निर्धारित केंद्रों पर होगा, जिसकी जानकारी कोविन पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों को दी जाएगी। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए डिग्री कॉलेजों के बाद अब सरकारी और निजी स्कूलों को भी गर्मियों की छुट्टियां के लिए बंद कर दिया गया। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। शिक्षा सचिव की ओर से शिक्षा महानिदेशक, निदेशक माध्यमिक व बेसिक शिक्षा और समस्त जिलाधिकारियों को आदेश जारी किया गया। आदेश में कहा गया है कि इस अवधि में यदि कोई निजी स्कूल छात्र हित में ऑनलाइन कक्षाएं चलाना चाहता है तो ऐसे स्कूल अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन कक्षाएं चला सकते हैं। शुक्रवार को प्रदेश के सभी डिग्री कॉलेजों में 7 मई से 12 जून तक ग्रीष्म अवकाश घोषित कर दिया गया है।
कोरोना के कहर की वजह से शमशान घाटों में भी भीड़ बढ़ गई है। हरिद्वार में 3 शमशान घाटों पर क्षमता से अधिक शव अंतिम संस्कार के लिए लाए जा रहे हैं। हरिद्वार के तीनों शमशान घाट पर स्थानीय नहीं बल्कि मेरठ, मुजफ्फरनगर सहित आसपास के जनपदों से भी लोग अंतिम संस्कार करने आ रहे हैं। सामान्य दिनों की अपेक्षा 4 से 5 गुना अधिक शव आने से शमशान घाटों में अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी कम पड़ने लगी। शमशान घाट के लिए लाई जा रही लकड़ी के ट्रकों को भी पुलिस कर्फ्यू का हवाला देकर न केवल चालान कर रही है बल्कि उनसे वसूली भी की जा रही है। वहीं जिलाधिकारी का कहना है इस तरह की कोई कार्रवाई की गई तो उसके रूप में द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। 50 बॉडी डेली आ रही है, सामान्य में कम से कम 30-35 से ज़्यादा आ रही है। कोरोना की इसके अंदर 30-35 जैसे आज है, आज भी कम से कम 28 अब तक आ चुकी है। इसमें ये लगा लो शिवाली नगर है, बेचल है, ज्वालापुर है, ऋषिकुल है, रुड़की है, सहारनपुर के हैं। सर हमारे यहाँ पे डेड बॉडी कम से कम भी 60 के आसपास में पहुँच जा रही है। वाले भी कम से कम भी 40-45-50 के आसपास में उधर की साइड में रोज हो रहे हैं। लकड़ियाँ हमारे यहाँ बहुत कम पड़ रही हैं और सर हम बड़ी मुश्किल से बहुत मतलब काम चला रहे हैं अपना। सर वो तो अब हम भी नहीं कह सकते, हमें दाएं बाएं से भी खरीदनी पड़ रही है लकड़ियाँ, अखाड़े वगैरह से भी ढूंढने की लकड़ियाँ खरीदनी पड़ रही हैं। लकड़ियों आने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। आजकल लॉकडाउन चल रहा है इसलिए लोग प्रशासन रोक टोक लगा रहा है गाड़ियाँ आने में। हमारी लकड़ियाँ हमारे टाल तक पहुँच ही नहीं रही है। सर पुलिस वाले ही रोक सकते हैं और कौन रोकेगा, बिना पैसे के तो काम ही नहीं हो रहा आजकल। कुछ ऐसे शिकायतें प्राप्त हुई है, वो वहाँ पे संबंधितों को निर्देशित कर दिया है। हमारे पास अपडेट्स आया था कि वहाँ पे व्यवस्था कैसे सुधार रहे हैं करके, तो इसको निरंतर देख रहे हैं। अभी पुलिस डिपार्टमेंट को पुनः बताया जाएगा। इसमें जो है पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो जो नियमानुसार ही कार्रवाई करता है। इनकेस अगर इस प्रकार का जो अगर गलत रूप से कहीं कार्रवाई होने का उसका संज्ञान लेंगे। अगर कहीं गलत रूप से कार्रवाई हुआ है तो उसको जो है रिव्यू करा करके उचित कार्रवाई करें। बिल्कुल उसका तो संबंधितों को डायरेक्शंस भी पूर्व में भी गवर्नमेंट की ओर से भी दिया गया है। इसमें जो है मैं सुनिश्चित कराने का निर्देश दूंगा। धर्मनगरी हरिद्वार में कोरोना महामारी को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है, मगर उसके बावजूद भी हरिद्वार में चोरी हो रही है और चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। 29 अप्रैल को हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र के मुख्य चौराहे देवपुरा से चोरों द्वारा फॉर्च्यूनर गाड़ी को चुराया गया था। पुलिस द्वारा आज चोरी के इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही चोरी की फॉर्च्यूनर गाड़ी को भी बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज किया है। 29 अप्रैल को एक घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति ने अपने आवास के बाहर अपनी फॉर्च्यूनर कार खड़ी करी थी। वो कार रात में चोरी हो गई थी, जिसकी सूचना हमें मिलते ही तत्काल हमारे द्वारा FIR रजिस्टर करके और CIU और थाना कोतवाली नगर से 2 टीमें बनाई गई थी। और इस क्रम में हमने बहुत सारे CCTV कैमरे भी मैप किए, जिससे हमें कुछ लाभदायक जानकारी मिली। उसके बाद से ये जो गैंग के लोग थे, जो अंतर्राज्यीय गैंग था, इस लोग उस दिन रेकी के क्रम में एक होटल में भी रुके थे, वहाँ से भी हमें कुछ जानकारी मिली थी। इसी लाभदायक जानकारी के आधार पर कल 3 लोगों को हमारे द्वारा अरेस्ट किया गया है, जलाल, अजरुद्दीन और कालू को, और 4 लोग अभी भी हमारे वांछित हैं और हमने इसमें फॉर्च्यूनर की बरामदगी कर ली है। आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष हमारे द्वारा पेश किया गया। इसमें पूरे देश के साथ ही हरिद्वार जनपद में भी कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। कोरोना महामारी के कारण कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना मृतक के शरीर को शमशान घाट पहुंचाने में हो रहा है, क्योंकि एम्बुलेंस मरीजों को हॉस्पिटल लाने ले जाने का कार्य कर रही है। हरिद्वार ज़िले में शव वाहन की कमी है। इसी को देखते हुए हरिद्वार की एक महिला द्वारा पहल की गई और कुछ लोगों की मदद से शव वाहन को खरीदकर इस कार्य में लगाया गया और यह शव वाहन निःशुल्क शव को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट लेकर जाएगा। कोई अंत नजर ही नहीं आ रहा, लोग परेशान हैं, शव वाहन नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने अपने साथियों से डिस्कस किया, उन सब ने मिलकर मुझे बड़ी प्रेरणा दी इस बात के लिए कि आप आगे बढ़ो और हम सब साथ हैं। और शुरुआत में हमने 4 लोगों से शुरू किया था और आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं इस काम में सहयोग कर सकूं। ये पूरी तरह से निःशुल्क है। इसमें हमने 5-6 नंबर दिए हैं, फ़ोन नंबर। कोई भी व्यक्ति
किसी भी समय कॉल करेगा, उन किसी भी नंबर पे, ये सारे नंबर हमारे अपने लोगों के हैं, किसी भी नंबर पे अगर कॉल करेगा तो वो उसको उसी समय निःशुल्क, पूरी तरह से निःशुल्क ये सुविधा है। दुख की घड़ी सारे संसार पे आई है, उसके लिए इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है प्रभु की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, कि एक शव वाहन तैयार की है। किसी को भी कभी भी कहीं भी ज़रूरत हो बस फ़ोन एक करना है और ये गाड़ी उनके पास पहुंचेगी। हम नहीं चाहते, हमने अरदास की है और हमेशा अरदास करते हैं कि किसी भी परिवार में ऐसी कोई अनहोनी हो, पर फिर भी अगर प्रभु की जैसी लीला है, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य आरंभ किया है आज से, तो ये शव वाहन समाज को समर्पित किया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।